सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। मैं आपको फिर से लेकर आई हूं दून मेडिकल कॉलेज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केसी पंत, जो सीनियर फिजिशियन हैं, जिनसे हम जानेंगे डेंगू और टाइफाइड के बारे में। तो सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हम जैसे कि जानते हैं कि डेंगू मच्छर से फैलता है, तो हम कैसे इसका पता लगाएं कि हमें डेंगू हो चुका है? देखिए, जो शुरुआती जो लक्षण है वो हल्का बुखार, माथे पे दर्द, आंखों के मूवमेंट में पेन होना और शरीर में खुजली होना या कहीं पे रैशेस से दिखना, ये शुरुआती लक्षण हैं डेंगू बुखार के। और अगर उसके साथ अगर पेट में कोई तकलीफ है, नौजिया वॉमिटिंग हो रही है या इंडाइजेशन हो रहा है शुरुआती स्टेज में विद फीवर, तो हम ये समझते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर होगा। टाइफाइड और डेंगू में हम कैसे अंतर करें कि हमें टाइफाइड हुआ है या डेंगू हुआ? शुरुआती लक्षण में तो डेंगू में हाई ग्रेड फीवर या सर में दर्द हो सकता है, आंखों के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और खुजली वगैरह हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं। लेकिन जो टाइफाइड फीवर है उसमें शुरुआती लक्षण में पेट में दर्द और कहीं से जैसे कहीं से बुखार के साथ वॉमिटिंग, नोजिया या पेट में गैसेस फॉर्मेशन, ये जो लक्षण है ये टाइफाइड को डिनोट करते हैं। हमें टाइफाइड क्यों होता है? टाइफाइड देखिए एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी से होता है, और जो डेंगू है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक वायरल इन्फेक्शन है और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और एक डिफरेंस ये है कि वो मच्छर के काटने से फैलता है और ये ओरोफिकल कंटामिनेशन या जो पुअर हाइजीन है, खाने पीने की चीज़ें जैसे वाटर इन्फेक्शन जो होता है, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, उसकी वजह से टाइफाइड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आजकल टाइफाइड और डेंगू का बड़ा ही प्रकोप है उत्तराखंड वो में। इसलिए कि एक तो बारिश बहुत हो रही है और लोगों को जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें जो कंटामिनेटेड वाटर है वो मिल जाता है, तो उसकी वजह से टाइफाइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और वाटर लॉगिंग हो रही है, कहीं पानी का जमाव है और उसमें जो है ये डेंगू के वायरस जो है उनके लार्वा पनप रहे हैं, और लोग जो हैं अपना प्रिवेंशन का ध्यान नहीं रखते हैं, लोअर पार्ट को खुला रखते हैं, तो उसकी वजह से जो वाटर बॉर्न जमाव है पानी का, उसकी वजह से काटने से डेंगू फैल रहा है। क्या बाहर के खाने से बचना ही इसके लिए एक समाधान है? बाहर के खाने से बचना भी एक समाधान है और सफाई से रहना भी टाइफाइड के लिए बहुत ज़रूरी प्रिवेंटिव पार्ट है। और मच्छर से काटने से बचने के लिए आपको एक्सपोज पार्ट को नहीं रखना है बॉडी के, स्पेशली इवनिंग में, क्योंकि हमको ये मालूम है कि जो डेंगू का जो मच्छर है वो कुछ हाइट तक ही उड़ता है और वो लोअर पार्ट को ज़्यादातर काटता है और इवनिंग टाइम में काटता है और जमे हुए वाटर में उसका लार्वा पनपता है। तो हमको अपने शरीर के ज़्यादातर हिस्से को कवर्ड रखना चाहिए, स्पेशली बच्चों को या बुजुर्गों को जो इतना ध्यान नहीं रख पाते अपना। लेकिन सभी को हल्के कपड़े पहनने चाहिए और पूरे बांह के कपड़े पहनने चाहिए। और अगर कहीं आसपास पानी का जमाव है तो उसको या तो वो साफ़ कर दें, और अगर साफ़ होने लायक नहीं है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें जैसे कि ऑयल डाल दें, तारपीन का तेल डाल दें या मिट्टी का तेल डाल दें, ताकि वो जो लार्वा पनप रहे हैं वो तुरंत ख़त्म हो जाए। और नहीं तो पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि घरों में पानी है या कूलर में पानी है या कहीं पर भी गमलों में पानी है, क्योंकि पानी बरस बहुत रहा है और रुक जाता है, तो लोग थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं कि पानी का जमाव को अलग करें, तो उसकी वजह से ये लार्वा पनप रहा है। और खाने पीने की चीज़ों में और सफाई से न रहना और पुराना खाना खाना या खुले का खाना खाना, उसकी वजह से टाइफाइड फीवर के लक्षण हो रहे हैं। सर, किस स्टेज पे पता चलता है कि हमारी प्लेटलेट्स डाउन होती जा रही हैं? देखिए, हम ओपीडी में आजकल पेशेंट देख रहे हैं, उसमें 80% लोग बुखार और सर दर्द और बदन दर्द के साथ आ रहे हैं। तो हम उनको, क्योंकि मौसम सीजन इस दोनों बीमारियों का चल रहा है, तो हम सबके टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, डिस्टेंशन एब्डोमेन की प्रॉब्लम है या नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है या पेट में लूज मोशन हो रहे हैं, तो हम टाइफाइड और डेंगू बुखार के दोनों का डेंगू प्रोफाइल एक टेस्ट होता है, और टाइफाइड के लिए टाइफीडॉट और विडाल टेस्ट होता है, और साथ में हीमोग्राम सीबीसी हम करते हैं। तो उसमें अगर प्लेटलेट कम हो रही हैं तो फिर हमारा ध्यान ये जाता है कि दोनों में से कौन सी बीमारी। आजकल जो प्रेजेंटेशन है उसमें टाइफाइड में भी प्लेटलेट कम आ रही हैं
और डेंगू में तो कम होती ही है। तो दोनों को हम जब भी इनिशियली हम पेशेंट को किसी को देख रहे हैं, चाहे वो ओपीडी में हो या इंडोर में कहीं हो, तो हम उसका ये दोनों टेस्ट करा करके एक्सक्लूड करते हैं और फिर उसके लक्षणों और उसकी फाइंडिंग के आधार पर और उसके जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। खाना पीना कैसा होना चाहिए इन दोनों ही फीवर्स में? आप समझिए जो टाइफाइड फीवर है उसका दूसरा नाम है एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर मीन्स आंतों का बुखार। आंतों का बुखार, आंतों में पैच पैचेस बन जाते हैं जो घाव होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही रेस्ट कराना है, लेकिन आपको न्यूट्रिशन भी देना है। तो सॉफ्ट डाइट विदाउट फैट, विदाउट स्पाइसी और सेमी लिक्विड डाइट हम ऐसा देते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, उसको कैलोरी भी मिले और उसका पेट के आंतों को नुकसान न पहुंचे। तो इस तरह का डाइट हम टाइफाइड फीवर में बताते हैं। और हाईली कैलोरी वाला, जैसे कि हम ORS दिलवाते हैं या नारियल पानी दिलाते हैं या सूप पिलवाते हैं, ल्यूकवार्म सूप, या कोई घरेलू चीज़ जो बहुत आसानी से बन जाए, दाल का रस, सब्जी का रस, इस तरह की चीज़ें हम देते हैं ताकि कैलोरी तो मिले लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को और जो उसकी रिक्वायरमेंट है पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट वो प्रॉपरली मिल सके और उसकी रिकवरी नॉर्मल तरीके से हो जाए। हमने ये सुना है कि डेंगू में लोग कहते हैं कि बकरी का दूध पीजिए, उससे आपकी प्लेटलेट्स ऊपर आ जाएंगी। ये सब ये मिथ है? ये बिल्कुल मिथ है और इसकी कोई जानकारी ऐसी कोई साइंटिफिक इस पे कोई नहीं है। ये जरूर है कि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि प्लेटलेट कैसे बढ़ जाए, तो लोगों ने फैला रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बॉडी का इम्यून सिस्टम सेल्फ रिकवरी करता है और प्लेटलेट अपने आप बनती है। जब बॉडी को इम्यून सिस्टम थोड़ा बेहतर होने लगता है तो प्लेटलेट सेल्फ रिकवरी होती है। और अगर बाई चांस कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे ब्लीडिंग हो जाए या कोई और दिक्कत हो जाए या सडनली उसको कोई पहले से कोई बीमारी हो, तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तब हम प्लेटलेट चलाते हैं, लेकिन हम भी तब भी वॉच करते हैं। तो हम सबसे यही कहते हैं कि अगर आपके प्लेटलेट 20,000 भी हैं काउंट में, यूजुअली 150 to 450 lakhs 1000 नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट की, लेकिन 20,000 में भी पेशेंट ठीक रहते हैं। बस उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन मीन्स किसी भी तरह का ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, नौजिया, वॉमिटिंग या डायरिया नहीं होना चाहिए। तब हम प्लेटलेट चढ़ाने के लिए उसको देते हैं और वो भी हम ज़रूरत पड़ने पर पिला देते हैं। इसलिए लोगों को ये पैनिक नहीं होना चाहिए कि प्लेटलेट कम हो गई है और हमें हॉस्पिटलाइज कराना है। हाँ, ये ज़रूर है कि डिहाइड्रेशन होता है, लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटलाइज करके हम IV फ्लूइड के माध्यम से उनको कैलोरी देते हैं और थोड़ा उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर करते हैं। कोई ऐसा लिक्विड बूस्टर है जो हम लेकर तुरंत हमारी प्लेटलेट्स ऊपर आ जाती हैं? ऐसा हमने कुछ सुना है नहीं। ग्लोई का पानी भी बोलते हैं कि देखिए, वो ये इस बारे में हम तो ज़्यादा नहीं कर सकते कि, लेकिन जो हमारे आयुर्वेद वाले जो डॉक्टर्स हैं वो इस तरह का क्लेम करते हैं और उनका कहना है, लेकिन अभी उसकी प्रॉपर साइंटिफिक कोई एविडेंस हम लोगों के सामने नहीं आई है। लेकिन ये है कि बॉडी का सेल्फ इम्यून सिस्टम ही अच्छा हो, साथ में हो सकता है इससे बूस्टअप होता हो, तो इस वजह से रिकवरी थोड़ा फास्ट होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई लिक्विड पिलाएं और एक दिन में बढ़ जाए, ऐसा कोई साइंटिफिक कोई एविडेंस एलोपैथिक मेडिसिन में, एलोपैथिक इसमें कोई अभी हमारे सामने रिसर्च पेपर या कोई इस तरह का आया नहीं। आखिर में जनता को हमारी आप कोई मैसेज देना चाहें तो इस देखिए, बीमारी से बचने के लिए? हाँ, एक दूसरे के जो बातचीत में जो लोग एक दूसरे का अनुभव सुनाते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास न करें। आप हॉस्पिटल में आएँ, हॉस्पिटल में OPD में या इंडोर में या कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ आप जाएं और जो वो सलाह देते हैं उसके ऊपर आप फॉलो करें। अपनी तरफ से कोई राय न दें कि हमें ये कराना चाहिए या इसको ऐसा करिए, क्योंकि जो भी एविडेंस बेस्ड थेरेपी है उसी से उनको फ़ायदा होगा, रिकवरी भी फास्ट होगी और फॉर्चुनेटली बहुत कम मॉर्टिलिटी इसमें है अगर वो ठीक जगह पे ठीक टाइम पे इलाज कराते हैं। हमारे हॉस्पिटल में पिछले 3-4 साल से जब से हम लोग ये देख रहे हैं कोई ऐसी मॉर्टिलिटी नहीं हुई और पेशेंट की रिकवरी स्लो हो सकती है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई मॉर्टिलिटी या कोई ऐसा मिस हैपनिंग हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय हमें दिया और पब्लिक को इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी खास जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर KC पंत, सीनियर फिजिशियन। महवीश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य के साथ।